नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपालपीडिया पे। तो आज का तारीख है 25 फरवरी और आज के इतिहास के सेक्शन में हम जानेंगे, आज के इतिहास में जानेंगे भारत के कौन से वो न्यायाधीश जिनका कि इंदिरा गांधी का विरोध करना उनके कैरियर पे भारी पड़ा। दूसरा, आज समझेंगे कि आज के दिन से रिवॉल्वर और आज के दिन में क्या संबंध है। तीसरा देखेंगे कि तीसरा आम चुनाव जो भारत में हुआ था उससे संबंधित आज की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके अलावे आज फिलीपींस के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट जो आज जानेंगे वो जानेंगे हम लोग मिसाइल के बारे में, पृथ्वी मिसाइल के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। उसका पहला परीक्षण कब हुआ था और वर्तमान में उसका स्टेटिक्स क्या है। तो शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज के इतिहास में है 25 फरवरी 2008 को एक भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होते होते रह गए और ऐसा कहिए कि इनको बनने नहीं दिया गया और इनकी मृत्यु हुई थी आज ही के दिन 25 फरवरी 2008 को। इनका नाम है हंस राज खन्ना, HR खन्ना। ये कब राष्ट्रपति, ये जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। ये लगभग 1967 से लेकर के और 1975 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। और इन्हीं के दौरान जब ये न्यायाधीश थे तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसको हेबियस कॉर्पस केस कहा जाता है या एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस कहा जाता है। जानेंगे इसके बारे में कि इनका क्या योगदान था और इनके किस रवैये के कारण इंदिरा गांधी इनसे खफा हो गई और उसके बाद इनको सरपास करके किसी और दूसरे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो इसका पहले बैकग्राउंड देख लीजिए। आपको पता है कि 1925 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पे अनुच्छेद 352 के तहत यहाँ इमरजेंसी लगा दिया गया था। इमरजेंसी भारत में इससे पहले भी लगी थी। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय 1962 में भी जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भी इमरजेंसी लगाई गई थी। और इसके अलावा 1971 में भी लगाया गया था जब भारत पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था। लेकिन ये सारी इमरजेंसी जो लगाया गया था वो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे, बाहरी आक्रमण के आधार पे। लेकिन 25 जून 1975 को जो लगाया गया था वो इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया था। इसके बारे में कभी और एक वीडियो बनाएंगे, उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में। यहाँ पे सिर्फ इसका इस केस का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 25 जून यानी इमरजेंसी से पहले 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी उस चुनाव को अवैध करार दे दिया गया था। क्या रीजन था इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन इसके बाद अब इंदिरा गांधी सीटिंग प्राइम मिनिस्टर थी और उन्हीं के चुनाव को अवैध करार दे दिया गया। तो ये इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका उस समय माना जा रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके अगेंस्ट वो भी हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाए। तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उसके अपील से ये ज़्यादा जो है संतुष्ट नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट का हालांकि जो बाद में इंटरिम जजमेंट आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उस समय जो छुट्टी में था, जून में आपको पता है समर वेकेशन चल रहा था, तो अंतरिम जजमेंट ही दे पाया सुप्रीम कोर्ट। उसमें घोषित क्या कर दिया गया कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो बनी रहेंगी लेकिन पार्लियामेंट नहीं जा सकती है। अब ये जो है एक और बदनामी इंदिरा गांधी के मुंह पे तमाचा कहिए एक तरह का था कि प्राइम मिनिस्टर है और वो पार्लियामेंट नहीं जा सकता है, तो भाई ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टरशिप। इससे इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई और इसके अलावे भी बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं था इसके पीछे। और 25 जून को 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और इमरजेंसी के दौरान एक एक्ट बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम है मीसा एक्ट।
इसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको इमरजेंसी लागू होने के बाद ही फ्रेम किया गया था, यानी बनाया गया था। और इसको लोग जो है सार्कास्टिक वे में, आलोचना के एक लहजे में, मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा एंड संजय एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत लोगों को जो जैसे जालियांवाला बाग में था ना, बिना अकील वकील दलील का लोगों को पकड़ के और जेल में ठूंस दिया जाता था, उसी तरह से मीसा के अंतर्गत भी लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था। जो भी जो विरोध करता, जो भी सरकार के मंशा के खिलाफ या सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ अगर अपना विरोध प्रकट करता, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी में बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सरकार रीट जारी कर सकती है। इससे भी पहले हम इसको जान लेते हैं एक आर्टिकल के बारे में। 358 अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अगर 352 के तहत आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित होता है तो आर्टिकल 358 जो है स्वतः लागू हो जाएगा। और इसके तहत अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाएगा। इसमें आपको पता है 6 तरह का अधिकार है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी निहित है। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, 352 लागू हुआ, 358 इफेक्ट में आ जाएगा। इसके अलावे 359 में ऐसा प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अनुच्छेद 19 के अलावे भी और भी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, तो उसमें से और जितने भी राइट्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट सीमित कर सकता है। और इसी का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा सारे फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर दिया गया। पार्टिकुलरली यहाँ पे जो चर्चा आता है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 22 कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निवारक निरोध। किसी व्यक्ति को अगर सरकार या पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको पता है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जेल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है। लेकिन सुप्रीम ये जो है अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने इन सब सारे चीजों को खत्म कर दिया। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो किसी तरह का जरूरत नहीं है उसको कोर्ट के सामने पेशी करने का, और वो भी 3 साल तक आप उसको बंद कर सकते हैं। इसी में एक केस हुआ था, और ये पावर था 2 लोगों को, एडीएम और डीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एडीएम जबलपुर और वर्सेस शिवकांत शुक्ला नाम का ये जो केस है हुआ। और इस केस में सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट के पास नहीं प्रस्तुत करता है तो उस व्यक्ति का परिजन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट सीधे, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी कर सकती है। लेकिन रीट जारी करने का भी जो है ग्राउंड खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 359 के द्वारा, प्रोक्लेम्ड एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। अब आते हैं इस केस पे। तो उस व्यक्ति को बंद किया हुआ था। अब उसके लोग जो है बाहर में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का एक बेंच बनाया गया। वो 5 जज कौन कौन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन रे जो थे एक केरल के हैं, और ये उस समय के चीफ जस्टिस थे। दूसरे नंबर पे यही जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं हंसराज खन्ना थे। तीसरे नंबर पे मिर्जा हमीदुल्ला बेग, चौथे नंबर पे बाईवी चंद्रचूड़, और 5वें नंबर पे पीएन भगवती थे। इन लोगों ने 4-1 से फैसला दिया, और 4-1 से फैसला ये जो था ये सरकार के पक्ष में था, यानी इंदिरा गांधी के पक्ष में था कि हाँ कोई व्यक्ति को अभी मीसा एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो उसके पास जो है इस अनुच्छेद 359 के द्वारा जो ऑर्डर इशू है उसके तहत
उसको उस वो जो है सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपील नहीं कर सकता है। ऐसा 4-1 से फैसला दे दिया गया। और एक व्यक्ति जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया था वही थे हंसराज खन्ना। और इन्होंने अपना डिसेंट नोट उसी ऑर्डर में जारी किया था, लिखा था। और ये एक प्रक्रिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में या कोई हाई कोर्ट में भी अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोगों का बेंच बनता है तो जो फैसला है ये बहुमत से लिया जाता है। और बहुमत में अगर कोई जज उस फैसले, बहुमत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अपना डिसेंट नोट, जिसको असहमति नोट कहते हैं, अपना वो उनका असहमति बाद में वो लिख सकते हैं, उस ऑर्डर में दे सकते हैं। इनमें हंसराज खन्ना भी, इन्होंने भी वही काम किया, अपना डिसेंट नोट जारी किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये डिसेंट नोट लिखने से पहले इन्होंने अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखा था, और उसमें कहा था कि आई हैव प्रिपेयर्ड माई जजमेंट विच इज गोइंग टू कॉस्ट मी एज द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया। यानी मैं अपना जो है जजमेंट अपना तैयार कर चुका हूँ, और हो सकता है इस जजमेंट के कारण मेरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो बनने का सपना है वो खत्म हो सकता है। और इसमें वो जो है 100% सत्य थे। इसके बाद जैसे ही ए एन रे रिटायर हुए तो बनना था, दूसरे नंबर पे थे हंसराज खन्ना, और बनना था इनको, लेकिन मिर्जा हमीदुल्ला बेग को भारत का जो है ये बना दिया गया। और यहाँ पे एक और चर्चा करने वाली बात है, वाई भी चंद्रचूड़ जो है इसमें सपोर्ट में, इंदिरा गांधी के सपोर्ट में गए थे। यानी इन्होंने पर्सनल लिबर्टी को तवज्जो न दे करके उस समय के सरकार के सामने कहीं एक तरह से झुक गए थे। लेकिन अभी हाल ही में इनके एक सुपुत्र हैं, उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। ये है वाई भी चंद्रचूड़, और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं डी वाई चंद्रचूड़। और डी वाई चंद्रचूड़ को बड़ा ही आधुनिक किस्म का जज माना जाता है। और इन्होंने अभी हाल ही में एक फैसला सुनाया था 2017 में, उसमें 9 जज का बेंच ने इस जज को, इस मींस हैबियस कॉर्पस केस को गलत ठहराया था। और डी वाई चंद्रचूड़ ने इस प्रकार अपने पिता के अगेंस्ट जाकर के फैसला सुनाया था। तो ये था हंसराज खन्ना की कहानी। इनमें इन्होंने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जा करके, जहाँ की सारे जज जो है चापलूस, एक तरह से वही कह सकते हैं, और वो अपना यही समझ सकते हैं कि करियर बनाना चाहते हैं। बाद में पीएन भगवती के नाम भी बहुत मशहूर है। इन्होंने आगे जा करके 1986-87 में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये पीएन भगवती के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं 1962 में, आज ही के दिन 25 फरवरी 1962 को तीसरी लोकसभा चुनाव जो भारत में हुआ था उसका रिजल्ट आया था। और इस चुनाव में भी, इस चुनाव के रिजल्ट में भी कांग्रेस जो है तीसरी बार, थर्ड टाइम लैंड स्लाइड विक्ट्री के साथ वापस आई थी। और जवाहरलाल नेहरू का जो उत्थान है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कांग्रेस के सामने किसी तरह का पोजीशन था ही नहीं। यहाँ पे एक कहा जाता है ऐसा कि 1961 में, 1961 में कि 1961 के लास्ट में जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया था मिलिट्री को गोवा को लिबरेट करने का। जबकि ऐसा करने के लिए नेहरू जी पूरी तरह से जो है तैयार थे 1951-52 के चुनाव के बाद से ही। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इस तीसरे लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए जानबूझ करके इनको इतना देर रखा गया। और बाद में जो है चूंकि 62 में चुनाव होने वाला था और 61 में इन्होंने ऐसा इस तरह का आदेश दिया ताकि लोगों में एक जो है इस तरह का माहौल बने। उसके बाद इस लोकसभा चुनाव के, तीसरे लोकसभा चुनाव के मात्र 6 महीने बाद ही जो है 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 के बीच भारत और चाइना के बीच पहला जो है युद्ध छिड़ गया। और कहा जाता है इस युद्ध के बाद से जो है जवाहरलाल नेहरू के मानसिक स्तर पे बहुत कमजोर हो गए। और ये जो है
ये लड़ाई भारत और चीन के बीच लड़ाई जो है उनको बहुत विचलित कर दिया। कभी भी चीन से इस तरह की लड़ाई के लिए जवाहरलाल नेहरू तैयार ही नहीं थे। वो सपने में भी नहीं सोचे थे। सोचिए कि भारत में जब आक्रमण किया था तो ये पता भारत को जो है बहुत बाद में पता चला, इतने नींद से सो रहे थे। और का क्योंकि नेहरू जी जो थे वो तो हिंदी चीनी भाई भाई के मुखिया थे और उसको बहाल करने वाले थे। और ये कहा जाता है जो 1964 में नेहरू जी का देहांत हो जाता है। कहा जाता है इस सदमे को नेहरू जी झेल नहीं सके और अंत में 1964 में उनका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका गहरा सदमा नेहरू जी को पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन सैमुअल कोल्ट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे, तो सैमुअल कोल्ट थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका के एक इन्वेंटर, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे। इन्हीं के द्वारा जो है पहला बार रिवॉल्वर बनाया गया था और इसका इन्होंने पेटेंट भी करवाया था। पेटेंट करवाने का मतलब क्या होता है ना, कि कोई चीज बना लिए तो वो उस पे मेरा अधिकार हो गया, मतलब इसका और कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कोई कराता है तो फिर हम कॉपीराइट क्लेम करके उसके अगेंस्ट केस ठोक सकते हैं। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक काम था इस मायने में कि उससे पहले जो राइफल वगैरह बहुत भारी भारी हुआ करता था, उसको ले जाना लाना कैरिएबल नहीं होता था, ज़्यादा कैरिएबल फ्रेंडली नहीं था, लेकिन ये बहुत हैंडी है। और एक बार में जो है उस समय 6 शूटर था। इसमें आपको पता है जो बैरल होता है और इसमें 6 गोली एक बार जा सकता है और जो है उसको घुमा घुमा करके फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिलीपींस से संबंधित है। और फिलीपींस का जब हम बात करेंगे तो इसमें इस समय बात और 2-3 आइलैंड कंट्रीज होगा, जिसमें कि क्यूबा है और उसके बाद प्यूर्टो रिको है। एक दिन पहले यानी कल ही हम लोग पढ़े थे 24 फरवरी वाले वीडियो में जो है क्यूबा के बारे में पढ़े थे। तो क्यूबा, फिलीपींस और प्यूर्टो रिको, इन तीनों की जो आज़ादी का टाइम लाइन है वो सेम है, क्योंकि ये तीनों स्पेन के ही उस समय गुलाम थे। आते हैं यहाँ पे क्या है आज के दिन में इम्पोर्टेंट इसका। तो राष्ट्रपति, फिलीपींस के राष्ट्रपति एक जो थे जिनका नाम था फर्डिनांड मार्कोस। ये अपने टाइम के जो है क्रूरतम शासकों में से एक थे फर्डिनांड मार्कोस। एक्चुअली ये प्रधान राष्ट्रपति जो बने थे एक जायज तरीके से बने, और उसके बाद जब इनको दोबारा मौका नहीं मिला तो इन्होंने मार्शल लॉ फिलीपींस में लागू कर दिया और उसके बाद फिर लंबे समय तक मार्शल लॉ के दौरान शासन किए और वहाँ के लोगों का बहुत दमन किए। तो इनका शासन का आज अंत हो गया था कब, 1986 में। और फिर से एक लोकतांत्रिक तरीके से मारिया कोराजोना अकीनो वहाँ के जो है राष्ट्रपति बने। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते हैं और फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पेसो है। किसके अधीन में था ये, तो स्पेन के अधीन में। स्पेन से छुटकारा इसको कब मिला, 1898 में। और 1898 से ये किसके अंतर्गत रहा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी को कहते हैं तार से गिरा खजूर पे अटका। स्पेन तो लूटा ही लूटा, उसके बाद इसको बहुत दिन तक फिर जो है यूनाइटेड स्टेट्स चूसा, मतलब उसको जैसे मर्जी हुआ ऐसे अपना शासन चलाता है। यूएसए वगैरह का ये टैक्टिस एक तरह से कह सकते हैं कि पहले तो जो वर्तमान शासन है उसको हटाएगा, वहाँ के जनता को ये दिलासा दिला करके कि जो है एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, और फिर जो लोकतांत्रिक सरकार बनाएगा अपने तरीके से बनाएगा। जैसे आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको पता है ना, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में। यूक्रेन में जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के उसको यूएसए के द्वारा बनाया गया है, और यूएसए का वो एक तरह से कहिए कठपुतली है, और वही चीज पुतिन को पसंद नहीं है। पुतिन जो है धर के रगड़ दिया है। तृतीय विश्व युद्ध एक तरह से समझिए स्टार्ट हो गया है। हालांकि यूएसए कभी भी रसिया के साथ क्या या कोई भी किसी भी देश के साथ डायरेक्ट जो है लड़ाई नहीं लड़ता है, जब तक कि वो देश
कमजोर न हो तब सीरिया हो गया, इराक हो गया, इन सबों के साथ ये लड़ लेता है, लेकिन बड़े देश के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएसए नहीं चाहता है। हाँ, किसी भी युद्ध को लंबा खींचने का आर्ट इसके पास है। जितना ज़्यादा लंबा युद्ध खींचिएगा अस्थिरता बना रहेगा, जितना ज़्यादा अस्थिरता बना रहेगा उतना ज़्यादा इसका बिजनेस चलेगा। बिजनेस कैसे चलता है, इसका जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है वो खरीदेगा, पहले किसी देश को लड़ाएगा, फिर उसी देश को जिसको लड़ा दिया उसी को अपना एयरक्राफ्ट बेचता है। ये सब पूरी तरह से एक बिजनेसमैन है यूएसए। तो यूएसए इसको आज़ाद कब किया, 1946 में। देख सकते हैं ये आज़ादी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको मिली। जो आपका फिलीपींस है, फिलीपींस के एक बहुत नामी राष्ट्रपति हुए थे, आप भी नाम इनका सुने होंगे, रामन मैग्सेसे। इनके नाम पे मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में फिलीपींस के द्वारा। ये 1953 से 1957 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे, और इन्हीं के बाद रामन मैग्सेसे के बाद एक टर्म कोई और राष्ट्रपति रहे, और उसके बाद फर्डिनेंड मार्कोस वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और बड़े लीगल तरीके से, जैसा कि पहले बताया, राष्ट्रपति बने, एक टर्म रहे भी, ठीक ठाक वहाँ का डेवलपमेंट किया। दूसरे टर्म में जब इनको राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाए तो इन्होंने वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करने के बाद क्या होता है आपको पता है। अभी आज ही के दिन जब पुतिन ने हमला यूक्रेन पे हमला करने का घोषणा कर दिया, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। हालांकि वो मजबूरी में मार्शल लॉ लागू किया गया, और यहाँ फर्डिनेंड मार्कोस ने अपना सत्ता को बनाए रखने के लिए जो है लागू किया था क्या, मार्शल लॉ। जैसे इंदिरा गांधी को जब लग रहा था कि हमको सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश देता है, तो उसी तरह से इंदिरा गांधी ने भी अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, और लंबे समय तक एक जो है, हालांकि इंदिरा गांधी लंबे समय तक उस इमरजेंसी को नहीं खींच पाई, खींच सकती थी, लेकिन उनका जो है परिस्थिति क्या हुआ होगा उस समय, कभी इस पे और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ के जो है इसको लंबे समय तक खींचे, 1965 में पहली बार बने थे, और जो है 7 साल पर राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 1972 में मार्शल लॉ घोषित किया, और 1972 के बाद से जो है यहाँ पे जैसा कि देखें आप लोग 1986 तक लगातार जो है राष्ट्रपति रहे, यानी लगभग जो है 21 साल जो है राष्ट्रपति वहाँ के बने रहे। नेक्स्ट है कि आज ही के दिन 1988 को, यानी 25 फरवरी 1988 को भारत का पहला जो मिसाइल है जिसका कि नाम पृथ्वी है, इसका सक्सेसफुल परीक्षण कर दिया गया था। ये किस तरह का है, तो सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाला शॉर्ट रेंज मिसाइल है, यानी मध्यम दूरी का मिसाइल है। और किस तरह का मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल के बारे में डिटेल में कभी पढ़ेंगे। मिसाइल को उसके प्रोजेक्शन के बेसिस पे, यानी उसका जो रास्ता होगा, कैसा रास्ता होगा, इधर जाके ऊपर जाके नीचे आएगा, या फिर कर्व बना के जाएगा, या फिर सीधे जाएगा, तो इस बेसिस पे जनरली दो तरह से बांटते हैं। एक को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं जो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और एक क्रूज मिसाइल कहते हैं जिसका कर्व ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर के धनुष जैसा जो बनता है उसको जो कहते हैं क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो ये किस तरह का था, तो बैलिस्टिक मिसाइल था। किसके द्वारा बनाया गया था, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था भारत में, 1958 में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उस समय भारत सरकार का एक प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि देखिए कोई भी देश अपना सिक्योरिटी की बात करता है भाई, और भारत में जितने भी मिसाइल या फिर स्पेस से लेकर के खास करके डिफेंस का जो मिसाइल मैन के नाम से किनको जाना जाता है भारत में, एपीजे अब्दुल कलाम को, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इन सबों के विकास में, डेवलपमेंट में। तो इस प्रोग्राम के तहत एक शुरू किया था भारत सरकार कब, 1983 में, और इसी प्रोग्राम के तहत बनाया गया था पृथ्वी को, जिसका कि परीक्षण किया गया था 1988 में, और इसको सर्विस में लाते लाते 1994 आ गया, यानी 1994 के बाद से ये जो है भारत की सेना इसकी यूज कर रही है। ये जो है न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में भी
कैपेबल है। इसका भी तीनों वर्जन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है पृथ्वी 1 2 3, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए इसका इस्तेमाल। यहाँ पे देख सकते हैं सबका रेंज अलग अलग, 150 किलोमीटर, 350 और 350 किलोमीटर मीडियम रेंज का मिसाइल है, जैसा कि हम लोग पहले देखे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।